हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन। पिछले 3 लेक्चरों में हमने जो हमारी 12th क्लास की सेकंड बुक का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिया था, उसका पूरा कंटेंट थ्योरी वगैरह। आज हम आपको इसके अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन करवाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो वस्तु स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हो। जैसे फिर अगला क्वेश्चन है इसमें, किन्हीं 2 प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। यानी प्रदीप्त वस्तु कौन कौन सी होती है? प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल लिखा है, सूर्य और जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती भी हो सकती है, टिमटिमाते हुए तारे भी हो सकते हैं। यानी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हो वे क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु। और जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वे कहलाती है अप्रदीप्त वस्तु। तो देखिए अगला क्वेश्चन यही है, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है आंसर में, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो अप्रदीप्त वस्तु क्या होती है? जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अप्रदीप्त वस्तु के नाम। यानी जो खुद से प्रकाश उत्पन्न ना करती हो ऐसी वस्तु कौन सी है? मेज है, चंद्रमा है। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है चंद्रमा, जो हमने आपको बताया। आपने सोचा होगा लिखा तो पेड़ है, पढ़ा है चंद्रमा, परंतु नहीं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा का खुद का कुछ भी प्रकाश नहीं होता है। जब उस पर सूर्य के प्रकाश की किरण डलती है और उसके जितने भी भाग पर, जितने भी क्षेत्रफल पर सूर्य के प्रकाश की किरण डलती है उतना हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, यदि चंद्रमा का खुद का कुछ ना कुछ प्रकाश होता तो वो भी हमें कैसे दिखाई देना चाहिए था? सूर्य के जैसे, चाहे वो पृथ्वी के किसी भी ओर होता। ठीक है, पूरा चक्कर लगाता है ना चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर, तो किसी भी ओर होता हमें चमकना चाहिए था किसके जैसा? हाँ, किसके जैसे चमकना चाहिए था? हाँ बिल्कुल ठीक, सूर्य के जैसा। परंतु खुद से नहीं चमकता, जितने भी हिस्से पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर जा कर के गिरता है उतना हिस्सा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य भी क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगले में लिखा है, एक वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी होगी? जब भी आप प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करेंगे उस समय जो प्रकाश किरणें हैं वे वास्तव में एक दूसरे को काटती है। यानी वास्तव में काटती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझिएगा, क्योंकि पर्दे पर केवल आप वास्तविक प्रतिबिंब ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये भी ठीक है, परंतु इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश किरणें आपस में वास्तव में काटती है तभी पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। दर्पण से परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जो आने वाली प्रकाश किरण है वो कितने का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का। तो ये आपको बताया था परावर्तन का दूसरा नेम। परावर्तन का दूसरा नेम क्या होता है? आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। यानी जितना आपतन कोण बढ़ेगा उतना ही क्या होना चाहिए? परावर्तन कोण भी होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर में क्या लिखा है भाई? उत्तर है इसका, यानी जो परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाएगी कितने का बनेगा? 60 डिग्री। क्योंकि ये दूसरा नियम लिखा है, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, गोले दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध था, इसका डेरिवेशन भी हमने आपको करवाया था। और संबंध आया था क्या आया था? F=R/2। ठीक है, क्या आया था? F=R/2। तो देखते हैं आंसर। आंसर में लिखा है फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। ठीक है, F=R/2। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में दृष्टि क्षेत्र बढ़ाने वाले दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी दृष्टि क्षेत्र का मतलब है जो वाहन है जिनमें हम ड्राइवर की सीट के पास में लगा होता है, जो हमने आपको बताया था दर्पणों के उपयोग में। तो ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है, पीछे कोई वाहन आ रहा है या नहीं देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है? ठीक है, उसका आंसर बताया था आपको क्या? हाँ, उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या है? उत्तल दर्पण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट में समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था? परावर्तक के रूप में मतलब यानी जो प्रकाश किरणों को एक सीधी रेखा में भेज सके, जैसे टॉर्च रहती है, सर्च लाइट रहती है, तो उसमें जो यूज़ करा जाता है उसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, क्या नाम है? अवतल
दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति बताइए। परावर्तित का मतलब जो टकरा के जाने वाला प्रकाश है उसकी आवृत्ति बताइए। परावर्तित प्रकाश कौन सा होता है? जो टकरा करके जाता है समतल दर्पण से, उसे बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। अब आपको इसमें तरंग दैर्ध्य दिया है, तो तरंग दैर्ध्य दिया है आपको किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 10 की घात -10 से गुणा करते हैं। तो देखिए यही क्या है, इसमें जो हमारा एंगस्ट्रॉम था उसमें हमने क्या कर दिया? 10 की घात -10 से गुणा कर देंगे। तो इसकी खुद की पावर +3 है और यहाँ क्या है? -10। तो कितनी बच जाएगी? +3 घटा देंगे -10 में से, कितनी बचेगी? -7। तो ये क्या आ गया आपकी तरंग दैर्ध्य, किसमें? मीटर में। अब आपको प्रकाश की चाल पता होना चाहिए। पहले डेरिवेशन में बताया था हमने आपको प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10 की घात 8। आपको चाल पता है, आपको तरंग दैर्ध्य लैम्बडा पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई आवर्ती का? आवर्ती का फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला होता है C = n लैम्बडा। तो आपको n निकालना है यानी आवर्ती। तो आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है? C/λ। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे C/λ। ये आवर्ती को देखिए यहाँ पर n से भी लिखते हैं, f से भी लिखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और न्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, तो 3 शब्द है जिससे हम आवर्ती को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें आवर्ती के फॉर्मूले में। देखिए फॉर्मूला यही लगाया है इन्होंने, फॉर्मूला लगाया है न्यू = C/λ। तो C का वैल्यू इसमें सवाल में दिया है, C का वैल्यू क्या है? 3 × 10 की घात 8, और अभी आपने लैम्बडा का वैल्यू मीटर में निकलना है 5 × 10 की घात -7। ठीक है, ये पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 8 7 15। 15 में से 1 0 इधर ले लीजिए, कितना हो गया? 30, और 5 6 30, तो 6 बार कट गया। 15 में से 1 पावर आपने लिया था तो कितना बच गया? 14। तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 6 × 10 की घात 14 हर्ट्ज। और आवर्ती का मात्रा किस में होता है? हर्ट्ज में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 11वें क्वेश्चन में ये डेरिवेशन हमने आपको करवाया था। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो सूत्र क्या होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के लिए? 1/f = 1/v + 1/u। और ये u और v क्या है? जो u होता है ये दर्पण से वस्तु की दूरी, और जो v है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है दर्पण से। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र लिखिए। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला आता है I/O = -v/u। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है? रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला यही है, m = -v/u और बराबर होता है I/O। और इसमें v और u क्या होता है? v तो वही है, u तो है हमारी वस्तु की दर्पण से दूरी, और v है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और o होती है वस्तु की लंबाई, और I होती है प्रतिबिंब की लंबाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13वां। देखिए 13वें क्वेश्चन में क्या कहा है? किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन, किस दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा होता है? हमेशा उत्तल दर्पण के द्वारा रेखीय आवर्धन का वैल्यू हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो स्मॉल v का वैल्यू कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव में, और u का वैल्यू कैसा होता है? माइनस में। तो जो आपका फॉर्मूला था यहाँ पर, यदि आप माइनस लगाएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कैसा बचेगा? पॉजिटिव में। इसीलिए जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा जो रेखीय आवर्धन का वैल्यू होता है हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है संयुग्मी बिंदुओं से क्या तात्पर्य? संयुग्मी बिंदु वे बिंदु होते हैं जिनमें से आपने किसी एक पे वस्तु रखी तो दूसरे पे उसका प्रतिबिंब बनता है। अब यदि जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है उस बिंदु पर आपने वस्तु रखी, तो जिस बिंदु पर आपकी पहले वस्तु रखी थी वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे 2 बिंदु जिनमें आप प्रतिबिंब की और वस्तु की स्थिति बदलने पर भी उनके उसी कंडीशन में, यानी उसी स्थिति में प्रतिबिंब या वस्तु को रख करके उनकी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाते हैं संयुग्मी बिंदु। तो देखिए क्या लिखा है? संयुग्मी बिंदु वे बिंदु जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसका डायग्राम किस तरीके से बताना चाह रहे हैं। जैसे आपने एक डेरिवेशन में जब मैं तुम्हें फॉर्मूले करवाए थे, इस तरीके का एक था। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के उभरे हुए तल पर पॉलिश हुई रहती है, और ये क्या है? मुख्य फोकस, और ये है ध्रुव P, और ये है इसका मान लिया फोकस F, और यहाँ पर कहीं था वक्रता केंद्र C। यदि आप वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हो तो जो प्रतिबिंब है वो भी कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनता है?
वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। यानी यदि आप यहाँ पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब किस पर बनेगा, पॉइंट सी पर ही। यदि आप यहाँ पर वस्तु रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पॉइंट सी पर ही। तो ऐसे दो बिंदु जहाँ पर वस्तु रख दो तो उसका हम प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बिंदु क्या कहलाते हैं, हमारे संयुग्मी बिंदु। इसके बाद है अगला न्यूमेरिकल्स। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है, इसमें कहा है एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर दिया है, ये किस में होती है, माइनस में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की दूरी हमने बताई थी आपको कैसे पढ़ी जाती है जब डेरिवेशन करवाया था, तो पीछे के लेक्चर जरूर देख लीजिए एक बार। इसके बाद देखा एक वस्तु का 3 गुना बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी किसका वैल्यू दिया है, एम का वैल्यू दिया है। और प्रतिबिंब कैसे दिया, आभासी। यदि आभासी प्रतिबिंब दिया है तो इसका वैल्यू रहेगा पॉजिटिव में, ठीक है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब देते हैं तो इसका वैल्यू कैसा रहता है, नेगेटिव में। अब कहा है वस्तु की दर्पण के सापेक्ष स्थिति, यानी आपको क्या बताना है, यू। दर्पण के सापेक्ष वस्तु की स्थिति यानी यू बतलाना है। तो देखिए इसमें किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे। इसमें दिया है हमें वक्रता त्रिज्या, रेखीय आवर्धन और आपसे यू पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें निकाल लेंगे फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था। एफ बराबर क्या होता है, R/2। आर का वैल्यू था -36/2, तो कितना हो जाएगा, -18। ये क्या आ गया आपका फोकस दूरी, दर्पण का फोकस दूरी निकाल लिया। अब आप लगाएंगे रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, M = -V/U। M का वैल्यू आपको दिया गया था 3, ठीक है। आप इसमें से V का वैल्यू निकाल लीजिए। V का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, U का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। अब जो ये माइनस है, माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा V = -3U। तो आपको V का वैल्यू पता है, आपको F का वैल्यू पता है, तो आपको किसका निकालना है, U का वैल्यू। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U। तो देखिए इसमें जो दिया है रख देंगे। इसमें हमें दिया था फोकस दूरी -18, V का वैल्यू आया था -3, ठीक है। अब क्या करा, U की जगह पर U रख दिया और इन दोनों का ले लिया लेसे। जब हम इन दोनों का लेसे लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3U। जब आप 3U से +3U से जो -3U है उसको डिवाइड करेंगे +3U से, तो कितनी बार कटेगा, -1 बार। तो -1 एक ऊपर लिख दिया हमने। जब U से आप इसको डिवाइड करेंगे 3U को, तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो ऊपर लिख दिया 3, ठीक है। और ये कैसा था, एक माइनस का था, 3 कैसा था, प्लस का। तो घटाने के बाद कितना बचेगा, +2। अभी 18 की गुणा किस में कर देंगे, इस प्लस के 2 में कर देंगे ऊपर, और 3U चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3U = 2 × -18 यानी 18। इनकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। और 3 कहाँ चला जाएगा भाई, बटे में। तो 36 बटा कितना हो गया, 3, तो कितना आ जाएगा, -12। अब देखिए इसमें जो आंसर आया आपका वो आया -12। तो -12 का मतलब क्या है, -12 का मतलब है जो वस्तु है वो कहाँ रखी जाएगी, दर्पण से सामने रखी जाएगी, ठीक है। दर्पण के सामने कितनी दूरी पे, -12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी जाएगी, ठीक है भाई। दर्पण के सामने रखी गई, इसलिए इसका वैल्यू कैसा आया, माइनस का। दर्पण के सामने यदि हम वस्तु नहीं रखने की तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए माइनस का मतलब क्या है, दर्पण के सामने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस बार कैसा दिया, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है, यानी आपको पहले क्या चाहिए, फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या निकल लेंगी। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया वो लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें आपको U दिया है, U कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। U हमेशा कैसा होता है, माइनस में, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण। अब इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ है, कितना बड़ा बन रहा है, 3 गुणा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, M का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। देखिए ऐसे करना है, जैसे जो कुछ भी आपको दिया है पहले वो लिखेंगे और फिर जो आपको फॉर्मूला लगाना है बाद में लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करा, इसमें हमने सबसे पहले इसमें V का मान निकाल लिया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो M का फॉर्मूला क्या होता है, M = -V/U। इस बार M का वैल्यू दिया था -3। आपने यहाँ से क्या करा, 10 आपको दे रखा था U का वैल्यू, इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, आप सोच रहे हो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 की गुणा इसमें 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -30। V का मान आ गया आपके पास -30, U का मान है आपके पास -10। तो अब आप फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/F = 1/V + 1/U। 1/V का वैल्यू आया था आपका -30, 1/U का वैल्यू था -10। लेसे ले लेंगे,
10 का और 30 का लेसे कितना आ जाएगा 30, ठीक है। 30 से हम 30 को काट देंगे, एक बार कटेगा -1 ऊपर। 10 से हम 30 को काटते हैं कितनी बार, 3 बार, तो 3 ऊपर, तो कितना हो गया 3 और 1 4, ठीक है। तो कितना हो गया 3 और 1 4, यानी 4 बटा कितना हो गया 30। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 30 ऊपर चला जाएगा और 4 इसके नीचे में आ जाएगा और f निकल के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो f बराबर कितना आ जाएगा -30/4। अब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15/2, माइनस का 15/2। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है 2 × f, या फॉर्मूला क्या था f बराबर r/2। तो 2 को इधर ले जाओ गुणा में, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 × f। अभी आपका f का वैल्यू आया था -15/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा -15 है। इसका मतलब कैसा दर्पण होगा, दर्पण कौन सा होगा भाई, हाँ अवतल दर्पण होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। कैसा बनना चाहिए, चमकीला, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहली बात, इस सवाल में हमें दिया है वस्तु की ऊंचाई यानी ओ दे दिया, फोकस दूरी यानी एफ दे दिया, ठीक है भाई। इसके बाद कहा है वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसमें पूछा क्या, प्रतिबिंब कहाँ बनाने का, और जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो भी बताओ क्या होगी, और इसकी प्रकृति यानी कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा या वास्तविक होगा, ये भी बताओ। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेंगे हम। सबसे पहले हमें ओ दिया है, जो क्या है ओ का मतलब है वस्तु की ऊंचाई। फोकस दूरी दिया है अवतल दर्पण के लिए कैसी होती है माइनस। यू दिया है वो कैसी होती है हमारी माइनस। वी हमें निकालना है और आई हमें निकालना है। तो देखिए आपको इसमें 2 चीज़ मिला है भाई, 2 चीज़ कौन कौन सा, एफ मिला है और यू मिला है, तो वी निकाल लेंगे फोकस दूरी का फॉर्मूला लगा के। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू था -15, v का वैल्यू हमें निकालना था और 1/-20, ठीक है। u का वैल्यू दे रहा है हमें -20, तो हम इसे इधर ले गए भाई। तो हमारा ये वाला वैल्यू था इसे इधर ले जाओ उठा के, कैसे हो जाएगा प्लस का 1/-15 और प्लस कितना हो गया 1/20। ऐसे कितना आ जाएगा इन दोनों का 60, ठीक है। 15 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 15 चौका 60, 4 ऊपर और 20 दिया 60, तो ऊपर आ जाएगा 3, प्लस का था प्लस का आ जाएगा। इन दोनों को हम घटा देंगे, तो घटाने के बाद देखो क्या बच जाएगा भाई, घटाने के बाद ऊपर बच जाएगा -1, ठीक है। कितना बच जाएगा -1, क्योंकि माइनस का बड़ा था। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, v का वैल्यू आ गया, इसकी गुणा इधर कर देंगे और इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो v का वैल्यू आ जाएगा -60, ठीक है। अब इसके बाद निकालना था इसमें हमें जो प्रतिबिंब बना उसकी हाइट कितनी होती है। तो प्रतिबिंब की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, प्रतिबिंब की हाइट निकाल लेंगे। फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है m बराबर I/O, या इसी के बराबर होता है -v/u। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया था भाई, इसमें हमें दे रखा था, इसमें हमें जो दे रखा था हमने वो रख लिया। 1 मिनट में ज़रा से साफ़ कर देता हूँ। हाँ तो देखिए जो v का वैल्यू था ये माइनस, ये वाला माइनस तो हमने आगे लिख लिया ये रहा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास v का वैल्यू था वो था -60 और u का वैल्यू था -20। माइनस से माइनस कैंसिल और 20 से कितनी दफ़ा कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है भाई। कितनी बार, 3 बार। और ठीक है 3 और 3 थिया कितना हो जाएगा 9, क्योंकि हमें वस्तु की ऊंचाई भी दी थी। 3 थिया कितना हो गया 9, कितना आ गया -9। अब ये माइनस का आया, माइनस का मतलब क्या है, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और देख लो इसका साइज, वहाँ पे कितनी थी वस्तु हमारी, वस्तु थी हमारी 3 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब कितना है 9 सेंटीमीटर। तो आकार कैसा होगा इसका, बड़ा, ठीक है। वास्तव में प्रकाश किरण कटेगी, ठीक है, तो कैसा बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, और दर्पण के सामने बनेगा। देख लो भाई क्या लिखा है इसमें, प्रकृति में दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर 9 सेंटीमीटर ऊंचा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। चौथे क्वेश्चन में देखें क्या कहा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी इस बार हमें केवल v बताना है, ठीक है, और हमें कुछ नहीं बताना। तो देखिए क्या लगा देंगे, इसमें आपको f दिया है फोकस दूरी 15,
अवतल दर्पण के लिए माइनस। उसके बाद दिया है वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। और उसी के बाद दिया है जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें केवल वी बताना, तो वी बताने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। फोकस दूरी का क्या होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला आपके याद भी हो गया होगा, देखो कितनी बार यूज हो गया इस फॉर्मूले का। तो इसमें देखो एफ जो हमें दिया था वो दिया था -15 और यू जो हमें दिया था वो दिया था -10। हम इसे इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का, ठीक है भाई। इसके बाद हमने इन दोनों क्या ले लिया, लेसे। लेसे कितना आ जाएगा इनका 30। लेसा में ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए। 15 दूनी 30, ठीक है। तो कितनी बार कटा, 2 बार। इसके साथ माइनस था तो माइनस यू आ गया, -2, ठीक है। 10 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो कितना आ जाएगा 3। तो अब देखिए इसमें क्या करा, ऊपर कैसा है हमारा 3 तो प्लस का है और 2 माइनस का है, तो कितना बच जाएगा प्लस का 1, कितना आ गया 1/30। अब इसमें देखिए जो v का वैल्यू आया है, v का वैल्यू कैसा आया है प्लस। ये खास बात है, v का वैल्यू यदि माइनस आता तो प्रतिबिंब कैसा बनता, दर्पण के आगे। यदि हमारा प्लस आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। ये वाली बात खास है, यदि हमारा वैल्यू नेगेटिव में आता है तो दर्पण के आगे बनेगा। यदि हमारा वैल्यू v का कैसा आता है पॉजिटिव तो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये इसमें बात लिखी है दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला, मतलब ये जो फॉर्मूला है बार बार यूज होगा। और इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला कितनी टाइम्स, यानी 2014 में आया हुआ है और ये एक बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें जो दिया है वक्रता त्रिज्या दिया है, आर दिया है, और इसमें कहा 3 सेंटीमीटर दूरी पर मोमबत्ती रखी, यानी वस्तु की दूरी दिया है। और इसके बाद हमसे पूछा है इसमें भाई प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बता दो। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए क्या लगा देंगे, -24। वक्रता त्रिज्या आ गया -24 और यू दिया है हमें 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो -u। हमें क्या निकालना है v। उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है वक्रता त्रिज्या के पदों में f बराबर r/2, ठीक है। जो हमें वक्रता त्रिज्या दिया था कितना दिया था 24, वो भी कैसा था माइनस का, तो इससे काट देंगे कितना आ जाएगा -12। 2 से 12 बार कट जाएगा ये। फॉर्मूला अपना फिर से वही लगाना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का वैल्यू कितना आया था 12, u का वैल्यू कितना था आपका 3, ठीक है। इसे इधर ले जाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, ये इधर जाने के बाद कैसा हो गया भाई प्लस का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेसे ले लेंगे, लेसे ऐसा लेंगे जो दोनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो लेसे ले लिया हमने 12 से कितनी बार कट जाएगा, एक बार, तो कितना आ गया -1। और 3 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ गया +4। अब ये 4 तो कैसा है पॉजिटिव का और एक कैसा है नेगेटिव, तो घटाने के बाद कितना बचेगा प्लस का 3। और प्लस के 3 से 12 को कितनी बार डिवाइड कर देंगे, 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, वो भी कैसा आया प्लस का। यदि प्लस का आया तो फिर से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा भाई, दर्पण के पीछे। यदि नेगेटिव आता तो दर्पण से कहाँ बनता, आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है एक f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख अक्ष पर ध्रुव से 2f यानी 2f दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी लंबाई कितनी होगी। देखिए कैसा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है और हमने उससे फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर यानी 2f पर वस्तु रखी है और जो वस्तु की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना है। आपको देखिए क्या दिया, फोकस दूरी दिया है दर्पण की जिससे हम किससे लिखते हैं माइनस से। वस्तु कहाँ रखी थी 2f पे, यानी वो वस्तु की दूरी दिया है जिसे किससे लिखते हैं u से। और ये क्या दिया वस्तु की ऊंचाई। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपको पहले तो निकालना है इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और दूसरी कंडीशन क्या निकालना है, प्रतिबिंब कितना ऊँचा बनेगा। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाना है इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f फोकस दूरी हमें दिया था f, वो भी कैसा होता है अवतल दर्पण के लिए माइनस। u हमें दिया था 2f पर हमने वस्तु रखी थी, तो कैसा होगा माइनस का। फिर से इसे इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा प्लस का। फिर से हम इसे इधर लेंगे तो कैसा हो गया प्लस का हो गया ये, ठीक है। तो इसके बाद इन दोनों का लेसे ले लेंगे, लेसे ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो जाए। हमने क्या ले लिया 2f। इस वाले f से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स, वो भी कैसा होगा माइनस का, क्योंकि इसके आगे क्या है माइनस। यदि हम इस वाले 2f से 2f को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कटेगा 1 टाइम्स, तो कितना आ गया 1। ऊपर कितना बचेगा माइनस का 2 बड़ा है भाई, एक कैसा है छोटा, ठीक है, मतलब छोटा नहीं है। तो यहाँ पर 2 कैसा है ज़्यादा है और 1 कम है।
कैसा ज़्यादा है माइनस का, तो इसीलिए माइनस का 1 बचेगा। तो v का वैल्यू कितना आ गया आपका, v का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2f, वो भी कैसा माइनस का। इसका मतलब क्या है, दर्पण से आगे रखा जाएगा इस बार। जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के कहाँ बनेगा, आगे बनेगा। और माइनस का आया तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ये वाली बात आपको बताई थी, यदि माइनस में आता है तो दर्पण के आगे, यदि पॉजिटिव में आता है तो दर्पण के पीछे। ठीक है, वास्तव में प्रकाश किरण तभी काटेगी जब आगे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, पीछे तो केवल आभासी किया जा सकता है। इसके बाद फिर से वही देखिए, आवर्धन का फॉर्मूला लगा दिया, I/O बराबर -V/U। I का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद V का वैल्यू आपका क्या आया -2f, और U का वैल्यू भी कितना था -2f। माइनस से माइनस कैंसिल, 2f से 2f कैंसिल, कितना बच गया 1। ठीक है, कितना बच गया भाई, ये 1। तो देखिए इसके बाद इसमें क्या है, 1 बच गया आपका। और जो ये वस्तु थी, वस्तु की हाइट की इधर वाली साइड में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -O। और O का वैल्यू आपको पहले दिया है, वस्तु की ऊंचाई कितना दी, 0 नहीं है, ये क्या है O। तो O का वैल्यू आपको पहले दिया, कितना दिया 6, तो O की जगह मैंने क्या रख दिया 6। तो कितना आ गया ये 6 सेंटीमीटर। यानी जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा तो क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और जहाँ पर वस्तु रखी थी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। यदि ये पॉजिटिव में आता तो कैसा होता, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, अब ये कैसा है, नेगेटिव में, तो कैसा होगा, उल्टा प्रतिबिंब। तो इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए क्या निर्देश लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी 4 विकल्प दिए गए, आपको उनमें से सही विकल्प चुनना है। देखिए पहले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, कैसा भाई, आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, कैसा बनना है, आभासी। हमने आपको इसमें कितनी कंडीशन दिखाई थी, केवल एक कंडीशन ऐसी दिखाई थी जब हमने आपको डायग्राम दिखाए थे लेक्चर नंबर 3 में। केवल तभी बन सकता है आभासी जब वस्तु फोकस के ध्रुव के बीच में रखी हो, फोकस के और ध्रुव के बीच में रखी हो। और ध्रुव कहाँ पर होता है, दर्पण पे। तो आंसर चेक कर लीजिए, इसमें पहला आंसर दिया है, क्या दिया है, दर्पण व फोकस के बीच। दर्पण व फोकस के बीच सही आंसर है, दर्पण व फोकस के बीच। दूसरा आंसर दिया है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। और तीसरा दिया है वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर यदि हम रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, फोकस के और कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हाँ, प्रतिबिंब भी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो इसका यानी राइट आंसर जो है, राइट आंसर है इसका ए, यानी दर्पण के और फोकस के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 3। देख लीजिए, नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, हमेशा आभासी बनाता है। ठीक है, कैसा बनाता है, आभासी। और वो भी कहाँ बनता है, हाँ, कहाँ बनता है, ध्रुव के और फोकस के बीच में और दर्पण के पीछे। ध्रुव के और फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे। देखिए वक्रता केंद्र फोकस के बीच में गलत आंसर, वक्रता केंद्र अनंतता के बीच में गलत आंसर, ध्रुव और फोकस के बीच में सही आंसर। ठीक है, कहीं भी बन सकता है गलत आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा भी इसका, हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबरिंग में मिस्टेक है बस। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, 4 ही देख लीजिए। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। ध्यान रखना, कैसा बनता है, आभासी। वास्तविक नहीं बनता, बड़ा भी नहीं बनता, छोटा अलग ही बनता है। ठीक है, परंतु सही आंसर क्या है इसका, आभासी। अब इसमें कहा गया क्वेश्चन में, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा या छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बताया था वस्तु को कहीं पर भी रखें, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा और सीधा। तो छोटा और सीधा केवल किस में बनता है, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण आंसर कहाँ है, ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, अगले क्वेश्चन में कहा है, यदि किसी वस्तु को
एक दर्पण के सामने उसके निकट रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, और दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो दर्पण कौन सा होगा? ये आपको देखो 6 डायग्राम दिखाए थे हमने आपको अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण के 6 डायग्राम में पहला जो दिखाया था उसमें बताया था जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? फोकस पर, और उल्टा बनता है। यदि वस्तु फोकस के और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब बनता है सीधा। तो यानी इसमें यदि हम पास रखते हैं तो सीधा बनता है अवतल में, यदि दूर रखते हैं तो उल्टा बनता है। तो आंसर क्या होगा इसका? अवतल दर्पण। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है और आभासी प्रतिबिंब केवल किससे बनता है? अवतल दर्पण से। ठीक है, उत्तल दर्पण नहीं बनाता, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा है। बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो सकती है। समांतर हो सकती है। डायग्राम नंबर कौन सा था? डायग्राम नंबर था आपका जब प्रकाश से हमने चौथा 5वां था। अवतल दर्पण के लिए 5वां डायग्राम आपको दिखाया था जब वस्तु कहाँ रखी थी? फोकस पर। वस्तु कहाँ पर रखी थी? इस तरीके से वस्तु रखी थी फोकस पर। ये क्या है? फोकस पॉइंट एफ पर। पहली प्रकाश किरण इस तरीके से गई थी और फोकस में को निकल गई थी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण भी इस तरीके से गई थी और इस तरीके से सीधी निकल गई थी। ये प्रकाश किरणें बिल्कुल कैसी थी? समांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना था? अनंत पर। ठीक है, तो प्रकाश किरणें केवल समांतर किस में चल सकती है? हाँ, अवतल दर्पण के द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। आंसर इसका ये होगा। उत्तर भी नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, और इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किसकी दी है? उत्तल दर्पण की। कैसी होगी? प्लस की। फिर कहा है एक वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी u मिल गया हमको और f मिल गया। u हमेशा कैसा होता है? माइनस का। तो इसमें आप प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो देख लीजिए क्वेश्चन, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसमें आपको क्या क्या दिया है सबसे पहले तो वो देखते हैं हम। इसमें हमें दिया है फोकस दूरी यानी f दिया है। f कितना दिया है हमें? f दिया है हमें 20। f दिया है हमें 20, वो भी कैसा होगा? प्लस का, क्योंकि उत्तल दर्पण है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें u दिया है -20 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है भाई? v पूछा गया है, कितना होगा। तो इसमें वही वाला फार्मूला लगा देंगे अपना। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हमें जो जो दिया है वो रख लेते हैं फॉर्मूले में। 1/f का वैल्यू है 20। ठीक है, 1/v और प्लस 1/-20। ठीक है, इसे हम इधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा? प्लस का। इसे इधर ले जाने के बाद कैसा हो जाएगा? प्लस का, यानी 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v। दोनों का लेसे भी कितना आ जाएगा? 20, और ऊपर जुड़ के कितना हो जाएगा? 2। तो 1/v इसी से कितनी बार काट देंगे? 10 बार। तो v का आंसर कितना आ जाएगा? 10। यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। आंसर चेक कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आज इतना ही। जो कुछ भी आपको समझ में ना आया हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया गया है। इसको ज़रूर दोहराइए, लिखिए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। जो कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट्स करके पूछिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।